गुड इवनिंग। लेक्स एंड जीएस एकेडमी के ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम अपना बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि प्री के एग्जाम के व्यू पॉइंट से और मेंस एग्जाम के व्यू पॉइंट से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है संयुक्त दायित्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लाइबिलिटी, और इसे डॉक्ट्राइन ऑफ ज्वाइंट लाइबिलिटी भी बोलते हैं, जो कि हमारी इंडियन पिनल कोड आईपीसी में सेक्शन 34 था, जिसमें आपने कॉमन इंटेंशन पढ़ा था, और बीएनएस में ये 3 क्लॉज 5 है। तो इसे आज हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके हर एक एस्पेक्ट पर हम लोग बात करेंगे कि कॉमन इंटेंशन क्या होता है और सिमिलर इंटेंशन क्या होता है, और किस तरीके से क्या क्या इसके एसेंशियल हैं 3 क्लॉज 5 के, जो कॉमन इंटेंशन में हमें यूज करने हैं, और बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट जो प्री के एग्जाम में और मेंस के एग्जाम के व्यू पॉइंट से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इससे बहुत ज्यादा डिटेल में और एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ने वाले हैं, कि जिससे आपके माइंड में ये संयुक्त दायित्व का सिद्धांत इस तरह से सेट हो जाएगा कि आप कभी इसे भूल नहीं पाओगे, जिस तरह से मैं आपको जिस मेथड से पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लाइबिलिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 3 क्लॉज 5 का सेक्शन में ये हमें कॉमन इंटेंशन और प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लाइबिलिटी किस तरह से समझाती है। संयुक्त दायित्व का सिद्धांत। तो संयुक्त दायित्व का सिद्धांत समझने के लिए मैं आपको 2 एग्जाम्पल से क्लियर करूंगा कि आखिरकार संयुक्त दायित्व होता क्या है, ज्वाइंट लाइबिलिटी होता क्या है, और क्यों इसकी लीगल पॉइंट पर जो है नीड हुई कि इसे क्यों अप्लाई करना पड़ा। तो इसके लिए एक बहुत पुराना जजमेंट है, रैग वर्सेस क्रूज। इसमें जो है हुआ ये कि इस केस के फैक्ट में आपको शॉर्ट में बताता हूं, जिससे आप समझ जाओगे कि ज्वाइंट लाइबिलिटी के प्रिंसिपल को क्यों अप्लाई करना पड़ा, क्यों इसकी नीड हुई। होता क्या है कि एक पुलिस ऑफिसर होता है, एक पुलिस ऑफिसर किसी क्रिमिनल को अरेस्ट करने के लिए एक घर में एंट्री करता है। अब वो क्रिमिनल तो उसे नहीं मिलता, लेकिन जो घर में जो लोग होते हैं वो उस पुलिस ऑफिसर को कूट देते हैं, मतलब उस पर हमला कर देते हैं। तो 3 4 5 जो भी पर्सन होते हैं उस घर के अंदर, वो उस पुलिस मैन पर अटेम्प्ट कर देते हैं, हमला कर देते हैं, अटैक कर देते हैं। तो मामला फिर जो है कोर्ट में पहुंचता है। उन सभी जितने लोगों ने उस पुलिस पर्सन पर, पुलिस मैन पर हमला किया, उन सब पर मुकदमा चलाया जाता है। तो जो क्वेश्चन बनता है कोर्ट के सामने क्वेश्चन ये बनता है, इसे जो है फॉर एग्जाम्पल ABCD ज्वाइंटली इन लोगों ने ज्वाइंटली जो है पुलिस ऑफिसर पर अटैक किया।
मामला पहुंचा कोर्ट में। अब जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट के सामने क्वेश्चन ये आया कि कैसे डिसाइड करा जाए कि इन चारों में से पुलिस ऑफिसर को किसने कितनी क्षति पहुंचाई है, किसने कितनी इंजरी करी। क्योंकि जब चारों ने पुलिस ऑफिसर को कूटना शुरू करा, हमला किया उस पर, तो अब ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कौन सा पैरामीटर? कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जो ये डिसाइड हम कर सकें कि किसने कितने थप्पड़ मारे, किसने कितनी लातें मारी, किसने पंच मारे, किसी ने की डंडा वगैरह कोई हथियार लेके उस पुलिसमैन को मारा। तो ये डिसाइड करना तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि किसने पुलिसमैन को क्षति पहुंचाई। तो क्वेश्चन कोर्ट के सामने यही था कि आखिरकार ये डिसाइड करने का कोई पैरामीटर नहीं है कि किसने कितनी क्षति जो है, कितनी इंजरी उस हमले में पुलिसमैन को पहुंचाई। तो कोर्ट ने जो है ये डिसाइड करा कि हमला तो चारों ने एक साथ करा है, तो इसका मतलब यह है कि चारों का ही दायित्व बनता है कि चारों ही इस अपराध के दोषी हैं। और हम ये मानकर चारों को दोष है, चारों को जो है कॉन्विक्ट कर रहे हैं कि वो काम हम ये मानकर कर रहे हैं कि हर एक अकेले ने किया है। जैसा कि मैंने आपको पहले वाली क्लास में भी समझाया था कि ज्वाइंट लायबिलिटी का मतलब है कि अपराध के लिए दोषिता प्रत्येक व्यक्ति पर डालनी। जैसे हमें ये मानकर चलना है इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग कि उस एक पर्सन ने, अकेले पर्सन ने, मान लो ए ने पुलिस ऑफिसर को मारने का अपराध अकेले किया है, हमें ये मानकर चलना है और हमें ये लायबिलिटी सब पर डालनी है, बी पर भी डालनी है, सी पर भी डालनी है। चारों को ही ज्वाइंट लायबिलिटी के पैरामीटर में हमें फिट करना है। तो यहां पर जो है कोर्ट ने चारों को जो है दोषी ठहराया, ए बी सी डी कॉन्विक्ट किया, चारों पर ही संयुक्त दायित्व का कि तुम चारों ने पुलिस ऑफिसर को मारा था तो चारों ही दोषी हो। कोई ये कहकर डिफेंस नहीं ले सकता कि मैं दूर खड़ा था या मैंने कुछ करा नहीं। चारों ने ही प्रॉपर पार्टिसिपेशन किया है, एक्टिव पार्टिसिपेशन किया है, इसलिए चारों ही इस अपराध के दोषी हो। इसलिए इस जजमेंट में प्रिंसिपल ऑफ लायबिलिटी को जो है डिटेल में इलेबोरेट करके जो है लीगल स्टैंड पर स्टेबल किया गया था। अब एक एग्जांपल हम और लेते हैं इसे ज्वाइंट लायबिलिटी को समझने के लिए। एक टीचर है, वो क्लासरूम में एंट्री करता है। अब क्लासरूम में जो स्टूडेंट हैं उन्होंने ज्वाइंटली टीचर को जो है बीट कर दिया, मारपीट कर, ज्वाइंटली जो है सभी स्टूडेंट्स ने टीचर पर अटैक किया और टीचर को जो है पीट दिया। तो अब क्वेश्चन ये ही तो बन रहा है ना हमारे सामने कि उन सब ने जब मिलकर टीचर को पीटा तो ये कैसे डिसाइड हो कि किसने कितना पीटा, किसने कितने पंच मारे, किसने किस तरह से मारा, किसने टीचर को कितनी इंजरी पहुंचाई। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि हम किस तरीके से डिसाइड करें। क्या ऐसा कोई पैरामीटर है जिससे हम प्रॉपर ये डिसाइड कर पाए आखिरकार किसने टीचर को कितनी क्षति पहुंचाई, मारपीट जब हमला करा, मारपीट करी टीचर के साथ। तो इसलिए ही हमें ये तो पता है कि अपराध क्या हुआ है, अपराध यही हुआ है कि टीचर पर हमला करा और उसके साथ मारपीट करी। तो हम संयुक्त दायित्व के सिद्धांत के अनुसार जितने भी लोग हमले में शामिल थे हम सब पर ही दायित्व डाल देते हैं कि तुम सबने ही टीचर को मारा है और सभी इस दायित्व के अधीन हो, इस अपराध के अंतर्गत तुम जो है दोषी हो
कि जो तुमने मारपीट की है तो किसी एक को ना निकालकर ज्वाइंटली ही उन्हें उस एक अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो इसे ही हम कहेंगे संयुक्त दायित्व का सिद्धांत, कि हमने सब पर संयुक्त ज्वाइंटली जो है लाइबिलिटी जो है अप्लाई कर दी और जो है सबको उस अपराध के लिए दोषी माना। संयुक्त दायित्व का सिद्धांत अपराध करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दोषी बनाना, मानो वह आपराधिक कार्य उसने अकेले किया हो। यहाँ पे स्टूडेंट मानते हैं हम ABCDE। अब हम इस हमले के लिए जो इन्होंने ज्वाइंटली टीचर पर जो हमला किया, टीचर के साथ मारपीट की, तो हम हर एक को लाइबिलिटी तो हम इन पर ज्वाइंट डालेंगे। लेकिन हम जो है इसके अंतर्गत ये मानकर चलेंगे कि ए ने भी हमला अकेले किया है, बी ने भी हमला अकेले किया है, सी ने भी हमला अकेले किया है, डी ने भी अकेले किया है, ई ने भी अकेले किया है। मानकर हमें यही चलना है, इसलिए कोई भी उस ज्वाइंट लायबिलिटी से बाहर नहीं निकल पाएगा। इसलिए ज्वाइंट लायबिलिटी का जो है सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। ज्वाइंट लायबिलिटी का प्रिंसिपल जो है लीगल स्टैंड में मेंशन हुआ, ताकि अपराध करने वाले कोई भी आपराधिक कार्य करने वाले एक से अधिक व्यक्तियों को उस आपराधिक कार्य के लिए दायित्व के अधीन लाया जा सके। तो ये एग्जाम्पल से आपको क्लियर है कि संयुक्त दायित्व का सिद्धांत होता क्या है। अब हम इसकी देखते हैं सेक्शन 3 क्लॉज 5 BNS की। जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार
दायित्व के अधीन है, मानो वह अकेले उसी ने किया। तो भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 3 क्लोज 5 कहती है, जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो। तो इस सेक्शन को जब हम ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने पर हमें क्या क्या मिलेगा? जब कोई आपराधिक कार्य नंबर 1 कई व्यक्तियों द्वारा, नंबर 2 अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में, ये नंबर 3 किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है। प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया है। तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो एक ये है कि ज्वाइंट लायबिलिटी के सिद्धांत को लागू करने के लिए जो पहला की पॉइंट है वो है आपराधिक कार्य। ऑफेंसिव एक्ट। दूसरा है कई व्यक्तियों द्वारा, मतलब एक से अधिक। तीसरा है अपने सबके सामान्य आशय को, कॉमन इंटेंशन। तो इस डेफिनेशन को जब हम पढ़ते हैं तो हम इतना तो समझते हैं कि कोई भी आपराधिक कार्य मतलब जो लोक नीति के विरुद्ध हो, या ऐसा कार्य जिसे विधि द्वारा वर्जित किया हो, या जिस कार्य को करने के पश्चात विधि हमें दंडित करती हो, या हमें किसी भी प्रकार से वो हम पे सैंक्शन, जिसे शास्ति कहा जाता है, वो डालती हो। तो ऐसा कोई भी कार्य जो लोक नीति के विरुद्ध है, समाज के विरुद्ध है, और जिसे विधि द्वारा भी वर्जित बनाया गया है, वो आपराधिक कार्य। अब वो आपराधिक कौन कर रहे हैं? वो आपराधिक कार्य जो कर रहे हैं वो एक से अधिक व्यक्ति कर रहे हैं। मतलब अगर कहने का मतलब ये है कि अगर सिंगल पर्सन है तो सिंगल पर्सन पर संयुक्त दायित्व का सिद्धांत जो है वो अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि इस धारा की शर्त यही है कि एक से अधिक व्यक्ति, मतलब कई व्यक्तियों में, सिंपल लैंग्वेज में एक से अधिक व्यक्ति होने चाहिए जो आपराधिक कार्य करें और अपने कॉमन इंटेंशन को अग्रसर करने में, अपने सामान्य इन जो जितने भी व्यक्ति इस कार्य को कर रहे हैं उनका सबका जो आशय है, जो इंटेंशन है, वो कॉमन होना चाहिए कि जो भी उस कार्य से जो रिजल्ट मिलने वाला है उस रिजल्ट के लिए सारे जितने भी लोग वो कार्य कर रहे हैं सबका एक मत हो कि हमें ये रिजल्ट चाहिए, और सबके जो है मीटिंग ऑफ माइंड होने चाहिए
जो हम अभी आगे समझेंगे डिटेल में बहुत अच्छे से। तो सिंपल सा यही है कि एक आपराधिक कार्य जो कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को, सबके कॉमन इंटेंशन को फॉर द फर्दरेंस ऑफ ऑल कॉमन इंटेंशन, तो कॉमन इंटेंशन को पूरा करने के लिए जिसका रिजल्ट जो मिलने वाला है, तो उन रिजल्ट पर इन सबकी जो है सहमति बनी हो कि हम यह आपराधिक कार्य कर रहे हैं और इस आपराधिक को कार्य करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो हमारा सबका डिजायरेबल रिजल्ट है और हम वही चाहते हैं। तो अगर ऐसा करते हैं तो ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति, मान लो ये वाला अपराध, कोई अपराध 4 लोग कर रहे हैं, तो 4 में से प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो। हर एक पर ज्वाइंट लायबिलिटी अप्लाई होगा और हर एक को ये मानकर चला जाएगा कि उन चारों में हर एक ने वो काम अकेले किया हो और उसे उसी प्रकार के से ट्रीट किया जाएगा। अब ये भी मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर कर दे रहा हूं। 4 पर्सन है, ए बी सी डी। ये एक एक्स नाम का व्यक्ति है। एक्स जो है वो ए का भी दुश्मन है, बी का भी दुश्मन है, सी का भी दुश्मन है, डी का दुश्मन है। तो ए भी एक्स को मानना चाहता है, बी भी एक्स को मानना चाहता है, सी भी एक्स को मानना चाहता है और डी भी एक्स को मानना चाहता है। तो चारों जो है, चारों का इंटेंशन क्या है, वो एक्स को मानना है और आखिरकार ये चारों जो है आपस में मिलते हैं, ये लोग आपस में मिलते हैं और प्लानिंग करते हैं कि जो है एक्स को मानना है, एक्स को मारना है। इस बात पर ये चारों जो है सहमत हो गए। अब जब सहमत हो गए तो जो है इनका जो आय है वो सामान्य हो गया, कॉमन। अब चारों में प्लानिंग बनी कि ए क्या काम करेगा, ए करेगा वेपन अरेंज, बी क्या करेगा, बी जो है एक्स का शेड्यूल आउट करेगा कि एक्स किस टाइम पर घर से बाहर निकलता है, कहाँ जाता है, कहाँ कितनी देर रुकता है, कहाँ ऐसे स्थान पर होता है जहां पर वो अकेला पाया जाए। सी क्या करेगा, सी जो है अपराध के बाद सभी के छुपने का अरेंजमेंट करेगा। डी इस बात पर सहमत होता है कि वो जो है कार अरेंज करेगा। अब होता क्या है कि एक स्पेसिफिक डेट पर अब इन चारों में मीटिंग ऑफ माइंड, जिसे कहते हैं हम पूर्व चित्त मिलन या मस्तिष्क का मिलन। अब तो सबके माइंड मिल गए ना ए बी सी डी के। अब ए बी सी डी आपस में सब सहमत हो गए कि एक्स को जो है निपटाना है
और किस तरीके से निपटाना है, किसे अपना जो है क्या क्या योगदान इस महान कार्य के लिए देना है, तो ए वेपन अरेंज करेगा। बी जो है एक्स का शेड्यूल ट्रेस करेगा कि एक्स कब किस टाइम घर से बाहर निकलता है, कहाँ कहाँ जाता है, क्या करता है। सी जो है अपराध के बाद, अपराध करने के बाद भी तो अपराधियों को बहुत सारे अरेंजमेंट करने होते हैं ना, कि कहाँ भागना है, पुलिस से छुपने के लिए कहाँ पर जाना है, किस तरीके से अपना जो डेली लाइफ है, फूड कहाँ से अरेंज करना है, किसके यहाँ जो है हमें छुपना है जाकर। तो सी जो है, सी सारा ये अरेंजमेंट करेगा कि अपराध कारित करने के बाद हमें कहाँ छुपना है। और डी जो है वो कार अरेंज करेगा कि भाई चारों इससे चलेंगे और इससे जो एक्स को निपटाएंगे। तो एक स्पेसिफिक डेट पर क्या होता है, ए बी सी डी अपना मीटिंग ऑफ माइंड हो चुकी, जो इनका इंटेंशन था वो भी एक जगह आके कंबाइंड हो गया कि भाई चारों मिलकर जो है एक्स तो हमारा दुश्मन है, इसे निपटाना है। तो एक स्पेसिफिक डेट पर, मान लीजिए 21/7/2017 को, चारों ने जो है एक बाई नाम का प्लेस है, यहां पर जो है एक्स को घेर लिया, और घेर कर ए ने जो है वेपन जो अरेंज करा था, ए ने ही जो है इस पर जो है फायर कर दिया। अब फायर जब करा तो वो गोली जाके लगी एक्स के, और एक्स की वहीं पर डेथ हो गई। तो अगर हम प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लाइबिलिटी से आउट सोचें, तो हत्या का जो कार्य किया है वो तो ए ने किया है ना, जो फायर किया एक्स पर वो तो जो है ए ने किया, तो मर्डर का चार्जेस तो ए पर होना चाहिए। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लाइबिलिटी का सिद्धांत ये कहता है कि ए ने तो मर्डर किया, ए ने फायर करा एक्स के ऊपर और एक्स की डेथ हो गई, लेकिन वहां पर कितने लोग ए के साथ शामिल थे इस आपराधिक कार्य को करने में? क्यों? क्योंकि जो एक्स का जो मर्डर हुआ है वो क्या है, एक आपराधिक कार्य है। और कितने लोगों द्वारा किया गया है इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग? एक से अधिक, कई व्यक्तियों द्वारा, 1 2 3 4। और तीसरा जो हमारा की पॉइंट था वो का अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए। इन सबका जो आशय था वो क्या था, इनका डिजायरेबल रिजल्ट क्या था? वो रिजल्ट था एक्स को मारना, एक्स की हत्या। सब यही तो चाहते थे। तो इन सबका जो डिजायरेबल रिजल्ट था एक्स की हत्या, उसे फुलफिल करने के लिए इन चारों ने ये आपराधिक कार्य ज्वाइंटली किया। तो अब कानून इन्हें कैसे ट्रीट करेगा? कानून ये मानकर चलेगा कि भले से ए ने वेपन निकालकर एक्स पर फायर किया और एक्स की डेथ हो गई, लेकिन बी ने भी उसको हेल्प किया, सी ने भी उसको हेल्प किया, डी ने भी उसको हेल्प किया। सबका मीटिंग ऑफ माइंड था और सबकी कॉमन इंटेंशन थी कि हमें एक्स की हत्या करनी है। तो हर एक को ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे एक्स की हत्या उस अकेले व्यक्ति ने की है। कानून प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटी के अंडर में ऐसा मानकर चलेगा कि ए ने भी हत्या की है एक्स की, बी ने भी हत्या की है एक्स की, और सी ने भी हत्या की है एक्स की, और डी ने भी हत्या की है एक्स की। तो इन चारों पर कौन सी सेक्शन में मुकदमा चलेगा? अगर हम आईपीसी में चलाते हैं तो 302 रीड विथ आईपीसी 34 ज्वाइंट लाइबिलिटी। और अगर हम बीएनएस में चलाते हैं तो आपका 103 का एक, और आपका जो आ गया बीएनएस 35, इसके अंतर्गत जो है इन सब पे जो है मुकदमा चलेगा। तो इस एग्जाम्पल से बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी कि प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटी किस तरह से अप्लाई होता है।
अब नेक्स्ट आता है संयुक्त दायित्व। जब कई लोग मिलकर आपराधिक कृत्य करें। तथा उन सबके कृत्यों मतलब कार्यों को पृथक पृथक किया जाना संभव ना हो, तो यह माना जाएगा कि उन सभी ने संयुक्त रूप से उस अपराध को किया है व ये सभी संयुक्त दायित्व ज्वाइंट लायबिलिटी के हैं। ये निर्धारित करता है आपका रूल ऑफ एविडेंस। तो संयुक्त दायित्व है जब कई लोग मिलकर आपराधिक कृत्य करें, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में बताया, ABCD ने मिलकर कौन सा कार्य करा था, मर्डर का। मर्डर क्या है? एक आपराधिक कार्य है। तथा उन सबके कृत्यों को पृथक पृथक किया जाना संभव ना हो, कि मर्डर का एक्स को तो उन्होंने हत्या कर दी, अब एक्स की हत्या में किसका अपराध की मात्रा कितनी है, इस बात को तो डिसाइड करना इसका कोई पैरामीटर नहीं है कि कैसे डिसाइड करा जाए। तो क्या करा जाएगा? तो ये माना जाएगा कि उन सभी ने संयुक्त रूप से उस अपराध मतलब जो मैंने एग्जांपल दिया, IPC 302 मर्डर, उस अपराध को किया है वह ये सभी संयुक्त दायित्व ज्वाइंट लायबिलिटी के अधीन है। ABCD चारों के चारों IPC 302 मर्डर के चार्ज में जो है अंदर जाने ते हैं, क्योंकि भले से कोई वेपन लाया, किसी ने कार अरेंज करी, अगर वेपन लाने वाला वेपन नहीं लाया था तो क्या एक्स का मर्डर होना संभव था?
नहीं होता ना। तो एक्स ने अपना रोल प्ले करा। अब वेपन भी लिया है, अगर उन्हें ये नहीं पता है कि एक्स कब किस टाइम घर से निकलता है, कहाँ जाता है, उसका शेड्यूल क्या है, वो कहाँ पर अकेला मिलेगा, तो अगर बी इस चीज को ट्रेस आउट नहीं करता उसके एक्स के शेड्यूल को, तो क्या ये पॉसिबल था कि एक्स की हत्या कर देते? वो नहीं कर पाते। और अगर सी इस बात को नहीं बताता कि अपराध करने के बाद हमारे पुलिस तो जरूर हमें ढूंढेगी, जब हम कोई ऑफेंस करेंगे तो पुलिस हमें जरूर ढूंढेगी, तो हमारे छुपने के लिए क्या अरेंजमेंट है, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे और कहाँ स्टे करेंगे। तो अगर ये चीज नहीं होती तो क्या एक्स का मर्डर हो सकता था? नहीं होता। और फिर डी ने चारों एक्स को मर्डर करने के लिए जिस कार से गए वो डी ने अरेंज करी। तो अगर कार ही नहीं मिलती, जाने का साधन ही नहीं मिलता, तो एक बार को हो सकता था कि एक्स की मृत्यु टल जाती। लेकिन वो अब कार अरेंज किसने करी? डी ने, ताकि चारों बैठ के जा सकें। तो चारों ने एक्टिव पार्टिसिपेशन तो किया, भागीदारी तो चारों की पूरी है ना एक्स की हत्या में। तो इसीलिए सबको संयुक्त दायित्व के अधीन जो है लाया गया कि वहां पर भी दोस्ती निभाई थी अपराध करने में, अब जरा जेल में भी दोस्ती निभाओ और जरा आ जाओ। तो ये संयुक्त दायित्व का सिद्धांत है, जिसमें चारों को जो है 302 का अपराधी बनाया जाएगा। अब देखते हैं ये मैंने अपने पहले की क्लासेस में भी आप सभी को समझाया था कि किसी भी अपराध को सिद्ध करने के लिए उस अपराध के जो एसेंशियल हैं, आवश्यक तत्व हैं, उनका होना बहुत जरूरी है। जैसे आपका एबेटमेंट ऑफ सुसाइड, किसी को आत्महत्या के लिए उकसाना, उसके लिए आपको जो एसेंशियल है, जैसे एबेट किया हो एक्यूज्ड ने, या उसे इंस्टिगेट किया हो, ऐड किया हो, या कोई ऐसी कॉन्स्पायरेसी की हो कि विक्टिम ने सुसाइड कर लिया हो। और अगर ये आवश्यक तथ्य भी आप कोर्ट में प्रूव नहीं कर पा रहे, तो किसी भी व्यक्ति को आप एबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। इसी तरीके से चोरी के अपराध के कुछ आवश्यक तत्व हैं जिनका फुलफिल होना कोर्ट में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप उसे स्टेबल नहीं कर पाते, आप एसेंशियल्स को प्रूव नहीं कर पाते, तब एक्यूज्ड को आप दोषी नहीं ठहरा सकते। यही रूल ऑफ लॉ है और यही विधि का नियम है कि एसेंशियल अगर पूरे नहीं है तो आप किसी भी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को जो है दोषी नहीं ठहरा सकते। तो इस तरह ही प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लाइबिलिटी के लिए भी धारा 3 खंड 5 के लिए भी यह आवश्यक तत्व पहले से डिसाइड है, जिसे हम देखते हैं कि इस धारा को फुलफिल करने के लिए, प्रूफ करने के लिए कौन कौन से इसके आवश्यक तत्व है, कौन कौन से एसेंशियल हैं। आवश्यक तत्व, एसेंशियल ऑफ कॉमन इंटेंशन तो नहीं कहेंगे, प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटी कहेंगे। तो इसमें जो है पहला, 2, 3, 4, 5,
एक तो आएगा आपका इसका आपराधिक कार्य, जैसा कि सेक्शन में भी क्लियर है। आपराधिक कार्य। नंबर 2, ऐसा आपराधिक कार्य एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया हो। तीसरा आवश्यक तत्व है इसका आपराधिक कार्य अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया गया हो। ऐसे व्यक्तियों के मध्य, मतलब इन सभी लोगों के बीच सामान्य आशय पूर्व निर्धारित योजना, पूर्व चित्त मिलन के अंतर्गत हो। फोर्थ एसेंशियल है इसका अपराध कारित करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का किसी न किसी प्रकार सम्मिलित हो। और नंबर 6 है शारीरिक उपस्थिति। कुछ मामलों में आवश्यक नहीं। तो इसके जो 5 एसेंशियल हैं वो पहला ये है कि आपराधिक कार्य होना चाहिए, इसके लिए क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए, और ऐसा आपराधिक कार्य एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया हो। एक से अधिक 2, 3, 4, 5, 6 कितने भी, अपने सबके सामान्य आशय को, सबका जो इंटेंशन है वो आपस में उसका कॉलिजन हो गया हो, मीटिंग ऑफ माइंड हो गई हो कि हाँ हम सबका जो इंटेंशन है वो ये है और इससे जो मिलने वाला रिजल्ट है वो ही हम चाहते हैं, और इसलिए हम सब मिलके इस काम को, इस आपराधिक कार्य को अंजाम देंगे।
ऐसे व्यक्तियों के मध्य सामान्य आशय पूर्व निर्धारित योजना। जाहिर सी बात है, जब चार लोग मिलके, जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया कि ए बी सी डी ने जब ये डिसाइड कर लिया कि एक्स को जो है रास्ते से हटाना है, खत्म करना है, तो उन्होंने प्री प्लानिंग करी, मैनेज्ड प्लानिंग करी। तो इन ए बी सी डी के बीच में क्या था, उनके जो सामान्य आशय था वो जो है उनका पूर्व निर्धारित योजना से जो है डिसाइड हुआ, और उनकी मीटिंग ऑफ माइंड हुई, आपस में वो लोग बैठे, उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग करी कि किस तरीके से कौन क्या क्या अपना पार्टिसिपेट करेगा इस काम को, एक्स की हत्या करने में। अपराध कारित करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का किसी न किसी प्रकार सम्मिलित होना, ये भी उसी एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। ए वेपन लाया, बी ने एक्स का शेड्यूल ट्रेस आउट किया, सी ने जो है अपराध के बाद की छुपने की प्लानिंग करी, भागने की, कहाँ स्टे करेंगे, और चौथे ने क्या करा, कार अरेंज करी। तो चारों का क्या था, चारों ने वो सम्मिलित हुए उस अपराध में अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग की कौन क्या अरेंज करेगा। शारीरिक उपस्थिति, चारों जो है गए एक जगह और एक्स को जो है उन्होंने जो है मर्डर कर दिया। लेकिन अभी इसे भी हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि शारीरिक उपस्थिति भी क्या जरूरी है। जब आज के इन प्रेजेंट मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू अपराध कोई भी घटित कर सकता है। वो देखा था ना, इजराइल ने वो कौन सा डिवाइस जो है किसी कंट्री में भेजा था, और उसमें पहले से प्रोग्राम सेट था, और उसमें एक साथ सारे के सारे डिवाइस में ब्लास्ट हो गया। तो वहां कोई बंद क्या शारीरिक उपस्थिति थी किसी की? किसी की भी नहीं थी। तो टेक्नोलॉजी इतनी बूम हो चुकी है, इतनी डेवलप्ड हो चुकी है कि फिजिकल प्रेजेंस किसी बात को करने के लिए फिजिकल प्रेजेंस होना क्या जरूरी है आज की डेट में। आप मोबाइल से कमांड दे सकते हो, कंप्यूटर से कमांड दे सकते हो, लैपटॉप से कमांड दे सकते हो, पूरे का पूरा इंटरनेट से जो है चलता है। आप देखते हो जब वॉर होती है दो कंट्रीज के बीच में, तो जो मिसाइल होती है जो दूसरी कंट्री में जाके ब्लास्ट होती है, उसमें कोई फिजिकल प्रेजेंस होती है क्या किसी उस मिसाइल के अंदर किसी की? वो टोटल टेक्नोलॉजी की कमांड से, कंप्यूटर की कमांड से जो है ऑपरेट होती है। तो इस पर आगे बात करेंगे कि शारीरिक उपस्थिति, और आगे जो मैंने ब्रैकेट में लिखा कुछ मामलों में आवश्यक नहीं, तो इसे भी इलेबोरेट करके डिटेल में मैं जो हूँ बताऊंगा आपको। तो ये जो है इसके आवश्यक तत्व थे, इनमें से एक भी मिस होता है, अगर इनमें से एक भी तत्व मिस होता है तो आप किसी भी व्यक्ति को ज्वाइंट लाइबिलिटी के अंडर दोषी नहीं ठहरा सकते, उस पर ज्वाइंट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर सकते। अब कुछ सेक्शंस हैं जो प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लाइबिलिटी के बेस पर ही हैं, वो सेक्शंस भी जो है नोट करा देता हूं। बीएनएस की 3 क्लोज 9, 54, 190, 310 क्लोज 3, 331, ये सभी सेक्शंस जो हैं प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट पर जो है आधारित है। अब देखते हैं समान आशय और सामान्य आशय में अंतर क्या है।
और ये मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो आपकी समझ में बहुत इजीली आ जाएगा। बस उस एग्जाम्पल को अपने माइंड में सेट कर लेना कि कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन होती क्या है। सामान्य आशय व समान आशय में अंतर। देखो, ए नाम का पर्सन है, बी नाम का पर्सन है, सी नाम का पर्सन है और डी नाम का पर्सन है। और मैं यहाँ एक बना देता हूं बैंक। ये है आपका बैंक। इसमें एक गेट भी लगा दें थोड़ा सा। ये अब लगाइए बैंक। ए बी सी डी 4 पर्सन है और इनका इंटेंशन क्या है। सब चोर उचक्के टाइप के हैं, डकैत टाइप के लोग हैं, बड़े लोग हैं। तो ए जो है, बी है, सी है, डी है, ये 4 पर्सन है। ए का इंटेंशन ये है कि यार बैंक लूट लो, एक ही बार में मामला लाइफ का सेट हो जाएगा। सेम इंटेंशन बी की भी है कि बैंक लूट लो। यही इंटेंशन सी की भी है कि बैंक लूट लो, लाइफ सेट हो जाएगी। डी है, डी की भी यही इंटेंशन है कि बैंक लूट लो, लाइफ सेट हो जाएगी। चारों की इंटेंशन क्या है? वो है बैंक को लूटना। अब इनके बीच, चारों के बीच किसी तरीके का कोई कनेक्शन नहीं है। ना ए बी को जानता है, ना सी को जानता है, ना डी को जानता है। ऐसे ही सेम बी और सी डी के बारे में, मतलब आपस में कोई किसी को नहीं जानता। लेकिन सबकी इंटेंशन क्या है? बैंक को लूटना। तो इनकी जो इंटेंशन है बैंक को लूटना, वो कहलाएगी सेम या सिमिलर इंटेंशन। मतलब समान आशय। तो समान आशय का सीधा सा एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि आपस में ना ए बी सी डी किसी का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन सबकी वांटिंग क्या है? बैंक को लूटना। ये अच्छा सा बैंक बना रखा है ना मैंने, मस्त लग रहा होगा। तो इनकी जो इंटेंशन है वो कहलाएगी समान, क्योंकि सबकी सेम इंटेंशन है, सब बैंक लूटना चाहते हैं। अब समान आशय तो हम समझ गए इससे कि सबकी इंटेंशन सेम है। अब ये सामान्य कैसे बनेगी, कॉमन कैसे बनेगी? अब ध्यान देना। ए मिलता है बी से, बी सी से, सी डी से। अब इन चारों में जो है ए बी सी डी चारों आपस में जो है मिल गए हैं, और मिलकर इन्होंने अपनी जो है ख्वाहिश शेयर करी कि भाई बैंक को लूटना है, ये जो बैंक है इसे लूटना है। तो जो है चारों में जो है एक सहमति बनी, और जो सहमति जब इनमें बनी
तो आपस में इनमें चारों में सहमति बनी कि बैंक जो है लूटना है और अच्छा खासा माल आएगा, और माल आने के बाद चारों की लाइफ जो है वो सेट हो जाएगी। तो चारों जो है एग्री हो गए इस बात पर। चारों के जो माइंड थे वो आपस में मिल गए। तो इसे हम प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी के टर्म में क्या कहेंगे? मीटिंग ऑफ माइंड, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड, प्रीवियस मीटिंग ऑफ माइंड, पूर्व चित्त मिलन, पूर्व मस्तिष्क का मिलन। इन चारों का क्या हुआ? आपस में जो है मस्तिष्क का मिलन हुआ, इन माइंड का मिलन हुआ चारों का। और चारों का जो मिलन हुआ उससे अब इनकी चारों की इंटेंशन जो है वो क्या हो गई? वो अब इनकी इंटेंशन जो है बैंक को लूटने की हो गई। अब इन चारों ने मिलकर पूर्व निर्धारित योजना, अभी ये शब्द आए थे ना पहले, पूर्व निर्धारित योजना भी बना ली। पहले इनकी इंटेंशन जो है मीटिंग ऑफ माइंड से स्टेप हुई कि हाँ भाई मिलकर बैंक लूट लो, लाइफ बिल्कुल सेट हो जानी है। इंटेंशन के इन्होंने क्या करा? एक योजना बनाई कि भाई अब चारों को जो है बैंक लूटने का काम करना है, तो कौन किस तरीके से पार्टिसिपेट करेगा इस महान काम के लिए। तो जो है इनमें आपस में बात होती है कि भाई ए भाई जो है वो कार अरेंज करेंगे, बी जो है वो बैंक के बाहर रेकी करेंगे। रेकी समझते हो? रेकी का मतलब होता है जो है शेड्यूल को ट्रेस आउट करना, कि बैंक का क्या शेड्यूल है, वहां पर एम्प्लॉइज किस टाइम से किस टाइम आते हैं, कौन किस टाइम आता है, कैशियर जो है किस टाइम अपने कैश काउंटर पर बैठता है, बैंक का कैश जो है वो किस टाइम बैंक से बाहर निकलता है, और कब जो है कस्टमर्स का टाइमिंग है, किस समय कस्टमर ज्यादा रहते हैं, किस समय कस्टमर कम रहते हैं। क्यों? क्योंकि अपराध करने वाला व्यक्ति हमेशा माइंड में ये थिंकिंग बनाए रखता है कि अपराध थोड़ा इजी तरीके से मैं कर सकूं अपना। तो बी जो है वो बैंक का जो है शेड्यूल ट्रेस आउट करते हैं। सी क्या काम करेंगे? सी जो है इस बात पर एग्री होते हैं कि भाई मैं तो वेपन, मेरी बहुत जान पहचान है, मैं बढ़िया वाला एक रमपुरिया चाकू और एक कट्टा अरेंज करूंगा, इलीगल वेपन अरेंज करूंगा, और उसे जो है हम इस लूट में यूज करेंगे। तो सी क्या करेगा? वेपन अरेंज। अब डी क्या करेंगे? डी को भी तो कोई काम दो। ए ने कार अरेंज कर ली, बी ने बैंक का शेड्यूल ट्रेस आउट करेगा, सी जो है वो वेपन अरेंज करेंगे। अब डी जो है, डी का जो पार्टिसिपेशन है वो ये है कि जब ये बैंक को लूट लेंगे उसके बाद किस रास्ते से भागना है, और जो लूट का पैसा है वो कहां पर स्टोर करना है, और फिर उसे कैसे खपाना है, पैसे को किस तरीके से। ये सारा जो है लूट के बाद का अरेंजमेंट करेंगे।
तो चारों में जो है आपस में कॉलिजन हो चुका है कि इस आपराधिक कार्य को, बैंक लूटने के आपराधिक कार्य को चारों अब मिलके करेंगे। और चारों में क्या हो गया है, सबकी कंसेंट आपस में मिल गई है, जो कि आप कह सकते हो एड इडियम कॉन्सेंसस, आपस में जो है सहमति हो गई है, इनकी स्वतंत्र सहमति हो गई है आपस में। उसके बाद ये प्लानिंग कर लेंगे। तो अब ये प्लानिंग भी हो गई है, इंटेंशन भी बन गई है, और आपस में जो है सबका मीटिंग ऑफ माइंड भी हो चुका है। तो अब जो इनकी इंटेंशन है, इस इंटेंशन को अब क्या कहा जाएगा, तो इस ही इंटेंशन को, जिस इंटेंशन के लिए मीटिंग ऑफ माइंड हो जाए, पूर्व चित्त मिलन हो जाए, पूर्व मस्तिष्क का मिलन हो जाए, प्रीवियस मीटिंग ऑफ माइंड हो जाए, और अपराध करने वाले सभी व्यक्ति आपस में सहमत हो जाएं, उससे जो प्राप्त इंटेंशन है उसे ही हम कॉमन इंटेंशन कहेंगे, सामान्य आशय, जो कि इस धारा में मेंशन है। अपने सबके सामान्य आशय को, आशय क्या है, बैंक लूटना। तो यहां पर क्या हो जाएगी अब इनकी इंटेंशन, ये हो जाएगी कॉमन इंटेंशन, जिसे कहेंगे सामान्य आशय। तो सिंपल सी भाषा में इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, जब अपराध करने वाले व्यक्तियों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है, बस उनकी इंटेंशन सेम है, तो उसे हम कहेंगे कि समान आशय जो है इनका है, कि उनका टारगेट वो है। लेकिन जब ये आपस में मिल जाएंगे, मीटिंग ऑफ माइंड हो जाएगी, पूर्व चित्त मिलन हो जाएगा, और एक योजना बन जाएगी कि इस तरीके से हमें सबको मिलकर और सबको भागीदारी करते हुए, एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हुए इस आपराधिक कार्य को अंजाम देना है। तब जो उनकी इंटेंशन होगी, इन सब चीजों के यूज होने के बाद, तो वो कहलाएगी आपकी कॉमन इंटेंशन, सामान्य आशय। तो ठीक है, अब इससे ज्यादा तो मेहनत मुझसे मत करवाओ यार, इतने में तो छोटा बच्चा भी समझ जाएगा कि कॉमन इंटेंशन और सेम इंटेंशन होती क्या है। तो ये क्लियर है। अब इसमें जो है कुछ केस लॉज हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्री में भी आने वाले हैं और मेंस में भी आने वाले हैं। तो उन केस लॉज को हम देख लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो पूर्व निर्धारित योजना, पूर्व चित्त मिलन, ये आप अच्छे से समझ चुके हो। और जो है एक चीज और जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि थोड़ी लैंग्वेज और जो है इजी हो जाए आप लोगों के लिए। हाँ, ये जो पूर्व चित्त मिलन है और मस्तिष्क का मिलन है, इसे हम सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं, विचारों का आदान प्रदान।
इस टॉपिक के लैंडमार्क जजमेंट है और 2 जजमेंट हैं बस। वो ही जजमेंट तो और भी हैं, वो मैं शॉर्ट में लिखा दूंगा, लेकिन ये मैं थोड़े से डिटेल में लिखा रहा हूँ दोनों जजमेंट, जिनके बारे में जानना जरूरी है आप लोगों के लिए। तो इसमें पहला है बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्पियर, 1925 का ये केस है। और इसे जो है प्री में आता है इस तरीके का क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं। इस केस को जो है हम पोस्टमास्टर केस और संकरीटोला पोस्ट ऑफिस केस भी कहते हैं। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन प्री में आता है कि पोस्ट मास्टर केस या संकरीटोला पोस्ट ऑफिस केस के नाम से कौन सा केस है। देखो मैं शॉर्ट में ब्रीफ कर रहा हूं इस वाले केस को। जो डिटेल्ड नोट्स हैं, वो डिटेल नोट्स जो हैं, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए बना रखे हैं, वो इस टाइप से हैं। ये इस टाइप से। तो ये चीज आपको जो है मैंने आप लोगों के लिए हैं बनाए हैं, और ये आप ना टेलीग्राम चैनल से जो है पूरी की पूरी पीडीएफ डाउनलोड करके अपने जो नोट्स में जो है वो इंक्लूड कर सकते हो। होता क्या है कि ये क्रांतिकारियों के जमाने का केस है, देश की आजादी से पहले। अब क्रांतिकारियों के सामने भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता था कि अपने सारे मूवमेंट को, अपने सभी काम को अंजाम देने के लिए धन तो चाहिए होता है, धन के बिना तो कुछ संभव है नहीं। तो ये बारेंद्र कुमार घोष जो है, बारेंद्र कुमार घोष जो है क्रांतिकारी थे। इनके कुछ साथी भी थे। तो ये अपने साथियों के साथ एक प्लानिंग करते हैं कि भाई पैसे की प्रॉब्लम है, और जो है अपने क्रांतिकारी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए पैसा कहाँ से लाएं। तो ये लोग प्लानिंग करते हैं कि हम एक काम करेंगे, संकरीटोला पोस्ट ऑफिस जो है वहां से हम कैश जो है लूटेंगे। फिर ये संकरीटोला पोस्ट ऑफिस पहुंचते हैं और आपस में इनका पूर्व चित्त मिलन था, मीटिंग ऑफ माइंड थी, विचारों का आदान प्रदान था, सभी की आपस में सहमति थी कि हमें जो है संकरीटोला पोस्ट ऑफिस लूटना है। तो ये वहां पोस्ट ऑफिस पहुंचते हैं और जो है उनमें से एक पर्सन अंदर जाता है जिसके पास वेपन होता है। जो पोस्ट मास्टर थे वो अपना कैश गिन रहे थे कैश काउंटर पर, और जो है वेपन वाला जो बंदा था वो उनके पास पहुंचता है। एक पर्सन जो है बैंक के बाहर खड़ा हो जाता है ये देखने के लिए कि कोई आएगा तो सूचित कर दूंगा। एक पर्सन और थोड़ी दूर खड़ा हो जाता है कि अगर पुलिस आएगी तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, किसी तरीके से इंडिकेशन दे दूंगा कि जो है पुलिस आ गई है। तो इस तरीके से सबका कॉलिजन ऑफ माइंड था और प्रॉपर प्लानिंग थी, पूर्व निर्धारित योजना थी सबके बीच में कि संकरीटोला पोस्ट ऑफिस हमें ऐसे लूटना है। और जो है और सबका अपना पार्टिसिपेशन जिसे जिस टाइप से करना था वो पहले से डिसाइड हो चुका था। तो जो वेपन वाला पर्सन होता है वो अंदर जाता है, वो पोस्ट मास्टर साहब कैश गिन रहे थे। अब कैश गिन रहे थे तो उसने वेपन उनके ऊपर तानी और उससे जो है कहा कि भाई ये कैश दे दो।
अब पोस्ट मास्टर साहब को कैश दे देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उसका जो है अपोज करा, विरोध करा कि भाई मैं कैश नहीं दूंगा। तो उस बंदे ने क्या करा, उस वेपन से पोस्ट मास्टर को गोली मार दी और पोस्ट मास्टर साहब झट से एकदम टिकट लेके स्वर्ग की ओर निकल गए। उन्होंने जो है कैश लूटा और अपने सब भाग गए। जो ये बारेंद्र कुमार घोष और इनकी टीम थी, अपना काम करा और भाग गए। उसके बाद ये सब जो है पकड़े जाते हैं। पकड़े जाने के बाद बारेंद्र कुमार घोष जो है वो इस बात का डिफेंस लेते हैं केस में, ट्रायल के दौरान, कि साहब मैं तो जहां पर हत्या की घटना हुई, जहां पोस्ट मास्टर का मर्डर हुआ, मैं तो वहां पर था ही नहीं। तो उन्होंने किस चीज का डिफेंस लिया? आपने इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 11 रीड किया होगा, जो कहता है अन्यत्र उपस्थिति का सिद्धांत, प्ली ऑफ एलिबी। इन्होंने डिफेंस लिया प्ली ऑफ एलिबी का, कि जहां पर मर्डर हुआ मैं तो वहां पर उपस्थित ही नहीं था। जो अभी मैंने पहले भी बताया था, शारीरिक उपस्थिति, ध्यान से सुनना इस केस को। तो मेरी तो शारीरिक उपस्थिति थी ही नहीं जहाँ पे पोस्ट मास्टर का मर्डर हुआ, तो मैं कैसे दोषी हो गया इस अपराध के लिए? तो जो है इन्होंने प्ली ऑफ एलिबी को जो है क्लेम किया कि मुझे प्ली ऑफ एलिबी का दिया जाए क्योंकि मैं वहां पर था नहीं। तो इस केस में और इस केस में जज ने, इसके जो जज थे, इस केस में जो जज थे समनर ने इनकी दलीलें सुनने के बाद एक बहुत अच्छी पोएट है जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन की कविता की एक लाइन कोट करी थी इस जजमेंट में, और वो लाइन थी, दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट। वे भी अपराध करते हैं जो बाहर खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं। क्यों? क्योंकि बारेंद्र कुमार घोष ने अपने आर्गुमेंट में कहा था कि साहब मैं तो बैंक के बाहर खड़ा था और बाहर खड़े होके मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि अगर कोई आएगा, कोई खतरा होगा, तो मैं बाकी लोगों को जो है सूचना दे दूंगा, अलर्ट कर दूंगा। तब जज समनर ने ये लाइन कही थी, जो कि जॉन मिल्टन की कविता का अंश है, दे ऑल्सो सर्व्ड हु स्टैंड एंड वेट। वे भी अपराध करते हैं जो बाहर खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं। तो ये लाइन भी जो है एग्जाम में आ जाती है, पूछ लेता है एग्जामिनर। तो इस केस में जज समनर ने सामान्य आशय
क्योंकि मीटिंग ऑफ माइंड पहले से सेट था, प्रायर प्लानिंग भी सेट थी सबकी। तो जज समरर ने इस केस में सामान्य आशय और सक्रिय भागीदारी, एक्टिव पार्टिसिपेशन, सक्रिय भागीदारी प्लस कॉमन इंटेंशन के आधार पर इन्हें जो है कॉन्विक्ट किया था। तो इस जजमेंट में ये बात क्लियर हो गई थी कि किसी भी अपराध को करने के लिए आपकी फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी नहीं है, सिर्फ आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। क्योंकि अगर आज के एस्पेक्ट में हम देखें इन प्रेजेंट में, तो टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप्ड हो गई है कि विदाउट फिजिकल प्रेजेंस कोई भी पर्सन कहीं पर भी अपराध को घटित कर सकता है। इसलिए ये वाली जो कंडीशन थी, फिजिकल प्रेजेंस, इसके साथ साथ आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन को भी सामान्य आशय और प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटी के सिद्धांत में इस जजमेंट में ऐड कर दिया गया था कि फिजिकल प्रेजेंस तो है ही है किसी अपराध में। क्योंकि अगर किसी को आप मारोगे पीटोगे, मारने पीटने का अपराध करोगे तो वो तो टच करके ही करोगे ना, तो फिजिकल प्रेजेंस है इसकी एक शर्त। लेकिन एक्टिव पार्टिसिपेशन के द्वारा भी कोई व्यक्ति अपराध कारित कर सकता है। इस केस में कहा गया था कि भले से आपने पोस्टमास्टर को गोली नहीं मारी है, लेकिन आपका सामान्य आशय था लूटने का, और लूट की घटना में आम बात है कि हत्या भी हो सकती है। एक आपका सामान्य आशय था और आपकी सक्रिय भागीदारी थी। आप पोस्ट ऑफिस के बाहर खड़े होकर वेट कर रहे थे कि अगर कोई खतरा होगा तो आप बाकी एक्यूज्ड को इन्फॉर्म कर देंगे, सूचना दे देंगे। तो आपकी भले से फिजिकल प्रेजेंस वहां पर नहीं थी घटना स्थल पर, लेकिन आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन था। इसलिए आप भी प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटी के क्राइटेरिया में फॉल होते हैं और आप इस दायित्व के अधीन आते हैं। तो ये था बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्पियर 1925 का केस। तो इसमें की पॉइंट जो है वो यही है कि किसी अपराध को कारित करने के लिए फिजिकल प्रेजेंस जरूरी नहीं है, सक्रिय भागीदारी के आधार पर भी किसी की दोष सिद्धि संभव है। दूसरा जजमेंट, ये है आपका महबूब शाह वर्सेस एम्पियर 1945 पीसी। पीसी मीन्स प्रीवी काउंसिल। ये सिमिलर टू सुप्रीम कोर्ट होती थी उस समय, सिमिलर टू सुप्रीम कोर्ट। इस केस को
इंडस रिवर केस और रीड कटिंग बोल सकते हो। ये एक तरीके की घास होती थी उस समय, जो सिंधु नदी के किनारों पर जो है उगती थी। रीड कटिंग केस भी कहते हैं। तो इस केस के जो फैक्ट है, सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी है। ये है आपकी सिंधु नदी, जिसे बोलते थे उस समय इंडस रिवर। अब इस रिवर के ना इधर 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 ये किनारों पर ये एक घास उगती थी, जो बहुत सारे उस टाइम में ये घास जो है बहुत सारे कामों में यूज होती थी, इसलिए लोग इसे जो है काट कर उनसे बहुत सारे अपने काम करते थे। अब होता क्या है कि एक खेत था और ये किनारे से मिला हुआ था सिंधु नदी के, तो यहाँ पर घास भी आती थी और किसान अपनी जो फार्मिंग करते थे वो भी करते थे। तो ये जिस पर्सन का था वो था एक ओल्ड एज पर था। अब यहाँ पर होता क्या है, ये दो पर्सन है, इसका नाम तो है हमीदुल्लाह और इसका नाम है अल्लाह दाद। ये पर्सन 1 है, ये 2 है। ये क्या होता है कि ये अपनी एक नाव से, या नाव बनानी नहीं आती, मैं भूल गया, बचपन में बनाई थी नाव कैसे बनती है, चलो ये नाव बना दी मैंने। इस नाव से ये क्या करते हैं, ये दोनों आते हैं और यहाँ पर आकर ये जो ओल्ड एज पर्सन है इसके खेत में आकर घास काटने लगते हैं। मतलब वही बात, वो कहते हैं ना कि अपराध की जड़ क्या है। अपराध की जड़ जो है वो ये है किसी के अधिकारों का हनन करना। सिंपल सी भाषा में है, अब किसी के अधिकारों का हनन करना ही अपराध की उत्पत्ति है। तो अब ये जो है, ना इनके नाम में ये खेत, ना ये लीगल ओनर इस खेत के आए और उसकी घास कटिंग उसके खेत से करने लगे। अब उसके खेत में जो घास उग रही है उस घास पर तो उसका ही राइट बनाना, जिसका वो जमीन है। तो इस ओल्ड एज पर्सन ने इन्हें दोनों को टोका कि भाई ऐसा है, मेरे खेत से घास मत काटो, यहाँ पर तुम क्यों घास काट रहे हो, मुझे नुकसान पहुंचा रहे हो। तो इन लोगों ने बुजुर्ग की बात को ना कोई तवज्जो नहीं दी और अपने जो है काम को जो है कंटिन्यू रखा। फिर ये आए नेक्स्ट डे, फिर इन्होंने जो है यही काम करा, बुजुर्ग ने इन्हें फिर टोका कि भाई घास मत काटो मेरे खेत से, चलो जाओ यहाँ से। नहीं गए, क्योंकि बदतमीज और दबंग टाइप के जो लोग होते हैं ना वो मानते नहीं है, प्यार की भाषा उनकी समझ में ही नहीं आती है। अब होता क्या है, दिनांक 25/8/1943, 25/8/1943 इस दिन भी ये दोनों आए अपनी नाव से और फिर इसके खेत में जो है घास काटने लगे। अब इस दिन 25/8/1943 को इस बुजुर्ग ओल्ड एज पर्सन की इन दोनों से हो गई कहा सुनी। वो कहा सुनी बहुत अच्छे लेवल की हो गई।
जो लड़ाई में चेंज हो गई। अब जो है लड़ाई जब होने लगी इसमें इन दोनों से, तो इसका भतीजा आ गया, उसका नाम था वली शाह। अब चाचा की लड़ाई में भतीजे भी आ गए, अब वली शाह जब आ गए तो ये दोनों तो जो है, आपको जैसे मैंने बताया, ये दोनों तो है दबंग टाइप के, ये तो अपने आप में सुपर पावर है अपनी थिंकिंग के अनुसार। अब जब वली शाह जी आ गए इस लड़ाई में कूद पड़े, तो इन दोनों में से एक ने एक लाठी उठाई और वली शाह को भी प्रसाद दे दिया, बोले तुम भी लो प्रसाद। वली शाह के जो है इन दोनों में से किसी एक ने लाठी मारी और वली शाह जो है वो घायल हो गए। झगड़ा बहुत सही वाला बढ़ गया। अब जब झगड़ा बढ़ा तो वहां खेत से खेत तो जुड़े हुए थे, आपस में खेत लाइन से थे, तो आपस में जब इनमें खूब अच्छी तरीके से लड़ाई हो गई तो दूर से दो खेत पे लोग अपने काम कर ही रहे थे। भाई किसानों का एक शेड्यूल होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम पर हमें अपने खेतों को पानी देना है, फसल को केयर करनी है। तो इनका झगड़ा देख के यह जो चल रहा था, तो यहाँ पे एक आपके ये आ गए महबूब शाह और एक आ गए कासिम शाह। ये दोनों भी आ गए यहाँ पर। अब होता क्या है, इन दोनों के पास जो थे वो वेपन थे, हथियार थे। भाई इंसान अपनी सेफ्टी के लिए रखता ही है, हम तो ये मानकर चलना इन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए रखा था, लेकिन उन हथियारों का अहो भाग्य कि उन्हें जो है 25/8/1943 को जो है यूज होना था। अब महबूब शाह ने और कासिम शाह ने दोनों में से किसी ने फायरिंग करी। फायरिंग जब करी तो फायरिंग करने के बाद तो जब महबूब शाह और कासिम शाह ने में से किसी ने फायरिंग करी तो एक गोली लगी अल्लाह दाद को। अल्लाह दाद जो है गोली हो गए भैया खुदा को प्यारे। हमीदुल्लाह जो है बच गया। तो जो अल्लाह दाद जिनकी डेथ हो गई इनमें से किसी की गोली लगने के बाद, तो घटना के बाद क्या हुआ कि वली शाह जो थे, वो कहते हैं ना कि रिश्तों का सही वैल्यू जो है वो मुसीबत में पता लगती है। तो वली शाह तो जो है भाग गए, घटना के जस्ट बाद वली शाह भाग गए, फिर वो कभी लौट कर ही नहीं आए, ना उन्हें किसी ने देखा। तो ये वली शाह तो है भाग गए। केस चला महबूब शाह के अगेंस्ट, क्योंकि कासिम शाह का भी कुछ शायद डेथ हो गई थी, कुछ नहीं, ये फैक्ट मुझे पता नहीं है, तो मैं इसमें इंश्योर हूं कि कासिम शाह का क्या हुआ था। महबूब शाह के अगेंस्ट जो है केस चला। केस चला आपका 302 में और आईपीसी 34 में। जो लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट ने जो है महबूब शाह का जो है कॉन्विक्शन कर दिया। लोअर कोर्ट ने महबूब शाह को जो है कॉन्विक्ट कर दिया। अब जब कॉन्विक्ट कर दिया तो मामला पहुंचा आपका प्रीवी काउंसिल में। तो प्रीवी काउंसिल में जब मामला पहुंचा तो प्रीवी काउंसिल के जो जज थे वो थे आपके माधवन
नैयर। तो माधवन नैयर ने जब केस को एनालाइज किया तो एनालाइज करके वो इस पॉइंट पर पहुंचे कि एक तो घटना जो है वो अचानक घटी। घटना जब अचानक घटी और ये लोग जब भागकर गए, इनमें से फायर हुआ, तो ये जब घटना अचानक घटी तो ऐसा संभव नहीं है कि इन दोनों को, महबूब शाह और कासिम शाह को, क्या इतना टाइम मिला कि इनमें आपस में मीटिंग ऑफ माइंड हो सके, कोई प्लानिंग बन सके कि आज जो है इन्हें जो है निपटाना है। क्योंकि अचानक घटना घटी और उसके बाद जो ये दोनों भागे। जैसे आम जब भी हमारे आसपास कोई घटना घटित होती है तो इसी तरीके से ना लोग भागते हैं घटना स्थल की तरफ देखने के लिए क्या हुआ। तो जज ने ये ही एनालाइज किया कि एक तो घटना अचानक घटी, तो इन्हें जो है पूर्व चित्त मिलन का, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड, कोलिजन ऑफ माइंड, प्रीवियस मीटिंग ऑफ माइंड, और आसान भाषा में विचारों का आदान प्रदान करने का समय नहीं मिला, क्योंकि घटना अचानक घटी और ये भागे, इन्होंने फायर कर दिया और कोई पूर्व निर्धारित इनकी योजना भी नहीं थी। और जज माधवन नैयर ने बहुत अच्छी बात इस केस में कही कि समान आशय और सामान्य आशय के बीच की जो रेखा है वो बहुत महीन है और इस महीन रेखा में अंतर कर पाना बहुत मुश्किल है। और आखिरकार प्रीवी काउंसिल ने डिसाइड किया कि अगर समान आशय और सामान्य आशय, सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन के बीच की जो रेखा है, अगर हम उसे ओवरलुक कर देंगे तो ये जो है इट विल द ट्रावर्टी ऑफ जस्टिस, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होगा, ये न्याय के सिद्धांत के विपरीत होगा। और उन्होंने जो है कहा कि अचानक घटने वाली घटना में पूर्व मस्तिष्क मिलन संभव है ही नहीं, क्योंकि इतना समय ही नहीं मिला इन दोनों को कि इन दोनों का मीटिंग ऑफ माइंड, माइंड प्लस प्लानिंग हो पाती। इसलिए प्रीवी काउंसिल ने महबूब शाह को जो है दोष मुक्त कर दिया, केस से बरी कर दिया और जो है इस केस में ही जज माधवन नैयर ने समान आशय और सामान्य आशय में अंतर जो है बताया था, जो मैंने अभी आपको पीछे एक एग्जाम्पल से बताया था। तो ये सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन में जो अंतर था वो इसी लैंडमार्क जजमेंट महबूब शाह वर्सेस एम्पीरर 1945 में बताया गया था। तो यही दो जजमेंट हैं जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं प्री के व्यू पॉइंट से भी और आपके मेन एग्जाम के व्यू पॉइंट से भी, क्योंकि मैंने आपको जो फैक्ट बताए हैं वो इस तरह से बताए हैं कि शॉर्ट में वो फैक्ट आपके माइंड में सेट हो जाएं। और ये था हमारा संयुक्त दायित्व का सिद्धांत, कॉमन इंटेंशन। इससे जो रिलेटेड कुछ और जजमेंट हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में शॉर्ट में जो है बता दूंगा। और मेरे अकॉर्डिंग अब इसमें शायद कुछ रह नहीं गया है, और भी केसेस आते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स अपने अकॉर्डिंग जो भी सर्कमस्टेंसेस केस के होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी बदलाव करते रहते हैं, बट जो एक वेल सेटल्ड लॉ है उसे नहीं बदला जा सकता। तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी।
और इसमें लगभग लगभग सब कुछ जो है आपका कंप्लीट है। एक छोटा सा पॉइंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ एग्जाम के व्यू पॉइंट से, कि ये जो है आपका जो आपका ये वाली लाइन है 1870 में आईपीसी में अमेंडमेंट करके जोड़ी गई थी। जो इस धारा में जो है अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में, ये जो लाइन है ये 1870 में आईपीसी में अमेंडमेंट हुआ था एक, उसमें जोड़ी गई थी इस धारा को और ज्यादा क्लियर करने के लिए। अमेंडमेंट इन 1870 टू मोर elaborate this section। अब बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ये आईपीसी 34 बीएनएस 3 क्लोज 5 क्या अपने आप में कोई अपराध घटित करती है? तो इसका आंसर है नो। ये दूसरे अपराधों के साथ मिलकर अपना जो है इफेक्ट जो है, इम्पैक्ट जो है वो अप्लाई करती है। जैसे कि आपकी, इसे हम कह सकते हैं कि ये जो है एक जो है आपकी डिक्लेटरी डिक्लेयर कर रही है, डिक्लेटरी टाइप की जो है इसका नेचर है। जैसे कि आपका धारा 96 है आईपीसी की, जो ये कहती है कि कोई भी कार्य अपराध नहीं जो अपनी सुरक्षा के लिए किया गया हो। तो इस टाइप से कोई अपराध अपने आप में घटित नहीं करती है ये धारा। और लेकिन अगर कंपेयर करें तो आपका 120 बीआईपीसी षड्यंत्र, वो अपने आप में किसी चीज का आप षड्यंत्र कर रहे हो तो वो भी एक अपराध है, भले से अपराध घटित ना हुआ हो, वो अपने आप में अपराध घटित करती है। फिर आपका आ गया 149 अनलॉफुल असेंबली और विधि विरुद्ध जमा, वो भी अपने आप में एक जो है अपराध जो है घटित करती है। तो ये बहुत सारे कुछ चेंज हैं कॉन्सेप्ट, वो आगे के क्लास में क्लियर करेंगे। जब ये सब चीजें आपस में पढ़ेंगे तो आपस में लिंक करके सबको जो है क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, और कोई भी क्वेरी हो कमेंट करें। और जो है जितने भी नोट्स मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, वो सब कुछ दिन बाद टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होंगे। तो मैं लिंक जो है आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और इन सभी नोट्स को अपने स्टडी में इंक्लूड करें। आप ये समझ लो कि जो जिस टीचिंग मेथड से और जो जिस कॉन्सेप्ट से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो स्टडी मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये लगभग लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए की फीस देकर आपको दिल्ली एनसीआर में मिलते हैं, जो मैं आपको अपने टीचिंग पोर्टल से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड करा रहा हूँ। क्योंकि मेरा इंटेंशन है कि हर पर्सन लीगल पॉइंट पर कैपेबल हो, हर पर्सन इतना कैपेबल हो, मोस्टली जो है आपका लॉयर एडवोकेट इतने कैपेबल हो कि वो इनजस्टिस को जो है बीट कर सकें और किसी हेल्पलेस पर्सन की जो है हेल्प कर सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक हम देखेंगे।